सभी का स्वागत है। मैं निकिता अग्रवाल, डीआईए और दक्षिणामुखी शिक्षण संस्थान की निःशुल्क कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बक्सर के युद्ध के बारे में। भारतीय इतिहास में, भारतीय आधुनिक इतिहास में बक्सर का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक स्थिति भारत में स्थापित होती है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे बक्सर का युद्ध कैसे, कहाँ। ये एक मैप है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जगह है। एक तो ये है प्लासी, जिसके बारे में हमने पिछले बार डिस्कस किया था। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, जिनमें अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने छल कपट से सिराजुद्दौला को बंगाल से निष्कासित कर दिया था। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं बक्सर, जो कि यहाँ पर स्थित है। ठीक है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध में दो पार्टी, जैसे किसी भी युद्ध में दो पार्टीज होती है, तो एक पार्टी में थी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी पार्टी में थी बंगाल का एक अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। ये दो पार्टियां थी जिनके बीच में बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने, और बंगाल की जो ये कंबाइंड फोर्स थी, इनका नेतृत्व किया था गुरगिन खान ने। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन इनमें शामिल हुए थे और किसने किसने नेतृत्व किया था। एक मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इनके बारे में अब आगे देखते हैं अपन। बक्सर की युद्ध में अंग्रेजों की सेना का सफल नेतृत्व किया हेक्टर मुनरो ने, जैसा कि अभी हमने देखा, और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व किया गुरगिन खान ने। ठीक है, बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला, मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय, जैसे देखा हमने कि ये सब एक अवध के नवाब थे, एक मुगल शासक थे और एक बंगाल के अपदस्थ नवाब थे। ठीक है, इनकी नेतृत्व में इनकी सेना की पराजय हो जाती है। इस युद्ध के पश्चात ही शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की शरण में आ गया। शाह आलम द्वितीय ने पार्टी बदल ली, पराजय हो गया, तब वो हार गया, तो उसको लगा कि अंग्रेजों के साथ रहने में ज़्यादा फायदा है। दूसरी ओर नवाब शुजाउद्दौला, माफ कीजिएगा, शुजाउद्दौला कुछ दिन तक विरोध करने के बाद उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया और जहां 1777 में उसकी मृत्यु हो जाती। ठीक है, अब मेन जो बक्सर का युद्ध जिनकी वजह से हुआ था मीर कासिम, अब वो कारण ही समाप्त हो गया। तो अब देखिए उस बक्सर युद्ध का परिणाम और उसके महत्व क्या क्या है। ठीक है, बक्सर का युद्ध सैन्य दृष्टिकोण से अंग्रेजों की बहुत बड़ी सफलता थी। बक्सर के युद्ध को सफलता क्यों कह रहे हैं और प्लासी के युद्ध को क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने जीत तो हासिल की, पर वो छल कपट और षड्यंत्र के साथ की। बक्सर की युद्ध में उनकी सेना की सफलता थी, क्योंकि सेना के कारण ही वो बक्सर का युद्ध जीत सके। ठीक है, सिराजुद्दौला के सेना नायकों के साथ विश्वासघात का परिणाम था प्लासी का युद्ध, पर बक्सर के युद्ध में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बक्सर के युद्ध में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने अपने दम पर जीत हासिल की थी। ठीक है, इस युद्ध में विजय के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता के प्रभुत्व की स्थापना हो गई। अब एक रीज़न हो गया उनके पास कि अब हमने सफलता हासिल की है, अपने दम पर हासिल की है, इसलिए हम अब शासन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप धारण किया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब इसके बाद हर युद्ध के बाद कुछ संधियां होती है ताकि एक पीस बना रहे, एक ट्रूस कायम हो जाए उस कारण। तो यहाँ पर दो संधियां होती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद की संधि कहते हैं इसे, 1765 की इलाहाबाद की संधि। पहली इस पे क्लाइव जो है वो भेजा जाता है कंपनी की तरफ से दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर। पहली बार वो बंगाल का गवर्नर बनता है जब प्लासी का युद्ध होता है, दूसरी बार गवर्नर बनता है जब बक्सर का युद्ध होता है। संधि जो थी वो दो चरणों में संपन्न हुई। पहली संधि 12 अगस्त 1765 को हुई, ध्यान रख सकते हैं आप। ये संधि किनके बीच में हुई? एक मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के मध्य हुई। ठीक है, इस संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से स्थायी रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। समझ रहे कि अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि मुगल सम्राट से डायरेक्ट उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली बिना किसी मीडिएटर के। वो कहेंगे कि अब हम लगान वसूल करेंगे, हम नीतियाँ बनाएंगे, हमारे पास सारे दीवानी के अधिकार होंगे। ठीक है, इसके बदले कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देगी। मतलब कि अब
मतलब कंपनी ने यह तय किया कि अब वो मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए भेजेगी हर साल के, और उसके बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लेगी। ठीक है, कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद जिले के क्षेत्र हासिल कर लिए और उसे मुगल सम्राट को दे दिया, ताकि वो भी खुश रहे, कि उनको भी कुछ लगे कि भाई सम्राट है तो सम्राट के पद का थोड़ा सा मान हो जाए। इस कारण से उन्होंने कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र को मुगल सम्राट को दे दिया। ठीक है, अब इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच। देखिए, पहली संधि किसके बीच में हुई थी? क्लाइव और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट के बीच में। दूसरी संधि हो रही है अवध के नवाब शुजाउद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्लाइव के बीच में। ठीक है, इस संधि के तहत इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर बाकी सारी जगह जिन पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया था वो वापस से किसको मिल जाते हैं? अवध के नवाब को। ठीक है, कंपनी के द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात है ये, कि एक देश में एक राजा के यहाँ कोई दूसरा अपनी सेना भेज रहा है कि हम आपकी रक्षा करेंगे, और किसके खर्च पे? अवध के नवाब के खर्च पर। मतलब वहाँ पर कंपनी की सेना को फ़ायदा ये हो रहा है कि वो किसी और की रक्षा कर रही है और उनसे ही पैसे ले रही है। ठीक है, कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गई। मतलब अब वो किसी भी व्यापार में बिना कर दिए अपनी भागीदारी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब मतलब उन्हें किसी भी प्रकार का कर देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बनारस और गाजीपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों के संरक्षण में जागीरदार बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया, परंतु अवध के राजा के अधीन ही माना गया। अब उन्होंने क्या किया? अवध की रियासत में से 2 क्षेत्र चुने और उनको एक जागीरदार बलवंत सिंह को दे दिया। पर अब ये कहा गया कि ठीक है, अब ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो इन जागीरदारों को अपन अवध के नवाब के अंतर्गत ही मानेंगे। अब इन संधियों के साथ ही बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।